हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक आज का हमारा है फांसीवाद। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास समय न गवाते हुए। टॉपिक है फांसीवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ऑप्शन में है जनतंत्रवाद, तानाशाह, उदारवाद और धार्मिक प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानाशाह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्या है? हाँ, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, निम्न से यह कथन चुनिए। ठीक है, ठीक है, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को, मूल्य आधारित समाज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसत्तावादी राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार तो ये माओ ने दिए थे, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का। तो माओ ने चीन में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार देता है। वो लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्रीय दोनों ही गुणों वाला होगा। वह लोकतांत्रिक सर्वसाधारण के लिए होगा और अधिनायक तंत्रीय अब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा। यह इस अर्थ में भी लोकतांत्रिक होगा कि यह जनता के हितों को ध्यान में रखकर शासन करता है, और अधिनायक तंत्र इसलिए कि क्रांति के विरोधियों के खात्मे के लिए यह निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। चीन में समाजवाद के संस्थापक माओ जेडोंग ने इसका वर्णन अपनी कृति द प्यूपिक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में किया है। ये बुक भी याद रखिए। नेक्स्ट है सभी कुछ राज्य के अंदर है और राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? सभी कुछ क्या है? राज्य के अंदर है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ये कथन है आपका मुसोलिनी का। ठीक है, अगला है और इसी तरह का त्रेतस्के ने भी कहा था दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए, त्रेतस्के ने बोला था, और इनका था राज्य के हितों के। अच्छा, और मुसोलिनी ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। राज्य के हित के सामने व्यक्ति का जो हित है वो गौण है, मतलब सब कुछ राज्य ही है। अगला, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। तो ये सर्वाधिकारवाद बोलिए और या फांसीवाद बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2021 में आया हुआ प्रश्न है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये भी किसका कोटेशन है? ये हिटलर का कोटेशन है। अगर आपको जीना है तो युद्ध करना होगा। हिटलर ने कहा अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है। युद्ध जिंदगी है और हर संघर्ष युद्ध है। हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। तो वे थे हिटलर। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे हिटलर। हिटलर का विचार था कि एक झूठ भी बार बार दोहराने से सत्य बन सकता है। हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है। इटली में गिवोलिन जेंटेल ने ही हीगलवादी दर्शन का अनुसरण किया और दर्शन के आधार पर फांसीवाद की प्रतिष्ठा की। आगे है नाजीवाद का जनक कौन है? तो ये है हिटलर। जर्मनी, देखो नाजीवाद जर्मन नाजीवाद और 1933 में हिटलर
के चांसलर के पद प्रासीन होते हुए बहुत पूर्व ही सैद्धांतिक रूप से प्रकट हो चुका था। 1920 में गॉटफ्रीड फेडरर ने नाजीवाद के मूल सिद्धांत की व्याख्या की। 1924 से 27 के मध्य हिटलर की आत्मकथा और 1930 में अल्फ्रेड रोजरबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी में नाजीवाद के दर्शन की विवेचना की। इसके अतिरिक्त हिटलर मुसोलिनी के अनेक व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा फांसीवाद तथा नाजीवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार फांसीवाद तथा नाजीवाद ने क्रमशः एक विचारधारा एवं दर्शन का स्वरूप धारण किया, परंतु यह उल्लेखनीय है कि उनके सिद्धांत का दर्शन की अपेक्षा एक आंदोलन के रूप में अधिक महत्व है, इसलिए जोड़ ने उसको व्यावहारिक दर्शन कहा। नाजीवादी दर्शन को एक व्यावहारिक आंदोलन का रूप देने के कारण हिटलर को इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की है? तो नाजीवाद की है। कोटेशन है, अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, क्या बोलते हैं? अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? केसी वेयर का कथन है। केसी वेयर की पुस्तक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासक वर्ग युद्ध तथा आपात की स्थिति में शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर देते हैं, उसे अस्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल देते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी एवं सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना रहती है। आगे है, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। देखिए, फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति का विरोधी, फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति का विरोधी है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में निष्ठा नहीं रखता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, तो फांसीवाद चिंतन की निम्न विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? यह विचारधारा का विरोधी है एवं इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। यह कार्य प्रधान आंदोलन एवं व्यवहारिक है। आगे है, यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है एवं राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। यह समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी है। यह तर्क एवं बुद्धि का विरोधी है। यह महान मानव पूजा एवं विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। यह लोकतंत्र विरोधी है। यह हिंसा और युद्ध का समर्थन करता है। यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। आगे देख लेते हैं, यह क्रांति विरोधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? अभी देखिए हमने, तो एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी है। लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाद में विश्वास तो नहीं, तो कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? सर्वाधिकारवादी राज्य में, तो फांसीवाद। नेक्स्ट है, फांसीवाद निम्नलिखित में से एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, तो वो कौन से सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, आज्ञा पालन तथा अनुशासन, सर्वहारा की तानाशाही। तो देखिए, फांसीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, देखो फांसीवाद जो है ना, साम्यवाद एवं समाजवाद का विरोधी है, अतः यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। आगे देखते हैं, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसका महिमा मंडित करता है? किसको बहुत अच्छा मानता है? हिंसा को मानता है, युद्ध को मानता है और क्रांति को मानता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका प्राचीन रोमन के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, ठीक है, ये बोलते हैं। और किस देखिए, अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फांसियों से हुई है। इसका अर्थ डंडों का गट्ठर होता है जो कुल्हाड़े के मुंह की चारों ओर लाल फीते से बना होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 के दौरान यह डंडा समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक है। फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन 1919 में किया गया। आगे है फांसीवाद का जन्म हुआ है तो इटली में। आगे है फांसीवाद का जन्म इटली। अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी कौन है? तो फांसीवाद है। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो ये इटली में मुसोलिनी और नाजी जर्मनी हिटलर, ठीक है। फांसीवाद ये हो जाएंगे इटली, मुसोलिनी और नाजीवाद जर्मनी और हिटलर। उसको याद ऐसे रखिए, नाज है से हिटलर, ज से जर्मनी और नाज से नाजी तो हो गया। तो वो अगर नाजीवाद आपको पता हो जाएगा तो आपको फांसीवाद का पता ही चल जाएगा, नाजीवाद फांसीवाद, ठीक है। आगे नाजीवाद फ्रांस, निम्नलिखित में से सही सुमेलित, ठीक गलत बात। गिर समाजवाद नहीं, फांसीवाद इटली। देखिए, नाजीवाद का जन्म जर्मनी तथा फांसीवाद का जन्म इटली। नाजीवाद का जन्मदाता हिटलर और फांसीवाद के जन्मदाता मुसोलिनी। गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद तथा फेबियन समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। श्रेणी समाजवाद की स्थापना करने का श्रेय A.J. पेंटी तथा A.R. ऑरेंज को दिया जाता है। फांसीवाद का जन्म स्थल इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फासिज्म किस शब्द से लिया गया है? तो अभी हमने ऊपर उसका एक्सप्लेन पढ़ा था, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और क्या फासिज्म है, जिसकी उत्पत्ति ठीक है सबसे हुई है। मूल लैटिन के शब्द फासिस से बना हुआ है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इसका वर्ड कहाँ से मतलब किस भाषा से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। इटली में फांसीवाद का उदय परिणामतः था, तो किसके परिणाम से हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से हुआ था, ठीक है। आगे है 25th क्वेश्चन, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? ये कौन बोले थे? तो मुसोलिनी बोले थे। क्या बोलते? आदमी के लिए युद्ध करना उतना ही जरूरी है जिस तरीके से औरत के लिए मातृत्व। समझिए कितने इम्पोर्टेंट से ये युद्ध को मानते हैं। आगे है, जैसे फिर देखिए कई बार आया हुआ, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुषों के लिए है। मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं। मुसोलिनी का है, ठीक है, मुसोलिनी का है। मेरा काम क्या है? कार्य है, बात करना नहीं। आगे है, किसने कहा युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? अभी हमने पढ़ लिया, मुसोलिनी। देखिए रिपीट किया है आपका 2021 में भी। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये किए थे तानाशाही के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल कहा जाता है? तो मीन कैंप को बोला जाता है। तो जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की जो पुस्तक मीन कैंप है,
अर्थ होता है मेरा संघर्ष को बाइबिल माना जाता है। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेंस लिखता गया। यह पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेंस ने किया था। ठीक है, संपादन किसने किया है? तो रुडोल्फ हेंस ने किया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि यह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये एल्फ्रेड रोको ने किया है। एल्फ्रेड रोको क्या बोले? फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। आगे है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा लाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो अभिजात वर्ग में। फांसीवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद के खिलाफ, अंध राष्ट्रभक्त, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व, समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र विरोधी। फांसीवाद ने राज्य को माना है, क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। क्या है? राज्य जो है ना, दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद के अनुसार राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद शब्द का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में स्थापित हुआ था। यह राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च नैतिक इकाई मानता है। यह उदारवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास रखता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन बचा हुआ था आपका, क्या उदारवाद वाला, वो भी देखती हूँ, वो भी करा ही देती हूँ, देख लेती हूँ उसमें है। कहाँ थे हम? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन था तो मैं सोच रही इसी वीडियो में उसको भी करा देती हूँ। कुछ 35 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, है ना? 35, चलिए देखती हूँ। 80 है ना, 35 क्वेश्चन तक हो गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसका है तो मैं सोची इसी में ऐड कर लूँ। ठीक है, 35 क्वेश्चन आप देखिएगा। इससे पिछली वीडियो में उदारवाद से रिलेटेड मैंने करा दिया है, तो बाकी क्वेश्चन इसी में करा दे रही हूँ। क्या है? इनमें से आधुनिक उदारवाद राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन है जो आधुनिक उदारवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो वो हो जाएगा राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक उदारवाद राज्य की विशेषता निम्नलिखित है, ये भी देख लेते हैं। क्या है? व्यक्तिक अस्तित्व को पहचान, व्यक्तिक तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य, संवैधानिक तथा सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेकुलरिज्म में विश्वास, बहुलवादी समाज। आगे है, आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? तो समाज के सभी वर्गों का हित। ठीक है, कुछ लिमिट नहीं, सभी वर्गों का हित हो। और सकारात्मक में महत्वपूर्ण, जो राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हैं उनमें से कौन कौन से? जेस मिल है, ग्रीन है, लास्की है, टोनी है, एल्टी हॉब्सहाउस है। आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यह विश्वास को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषणों से मुक्त रखना चाहता है। आगे असर्सन रीजन का क्वेश्चन हो गया। उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। उदारवाद क्या है? राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है और उसका कारण बोला जा रहा है। उदारवाद व्यक्ति
गत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ठीक है, सही बात है, स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, और ये कब हुआ था? तो 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेवरेज प्रतिवेदन रिपोर्ट, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है, या तो क्रम में सजाने को बहुत सारे रिपोर्ट दे देंगे, उसमें से कौन कब हुआ था वो ध्यान रखिएगा, इसलिए टाइम थोड़ा सा याद रखिएगा। 1942। कल्याणकारी राज्य सिद्धांत विश्वास करता है, किस में विश्वास करेगा? तो एक माध्यम में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो ये गैलब्रेथ क्या है? आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो ये गैलब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब केनेथ गैलब्रेथ की पुस्तक है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। अगर हिंदी में पूछ दिया जाए तो नया औद्योगिक राज्य, क्योंकि कभी कभी आपको हिंदी में भी बुक पूछ दिया जाता है, तो बिल्कुल जो हमेशा अंग्रेजी में पढ़ते हैं बुक को तो हिंदी में अजीब सा लगता है तो समझ नहीं पाते, तो उसका नया औद्योगिक राज्य 1971। और क्या है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनाल्ड कीन्स ने 1930 के दशक में आर्थिक मंदी से विश्व को उबारने में मदद की, और 1936 में कीन्स की पुस्तक भी याद रखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। और कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया, ये भी न्यू डील किससे रिलेटेड है? तो रूजवेल्ट से है। सीवी मैकफर्सन स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं। आगे, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन एवं राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? तो S.N. आइसेंस्टाइट, ठीक है। तो M.N. आइसेंस्टाइट के आधुनिकीकरण की विशेषता मानी जाती है सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो ये नकारात्मक उदारवाद की है। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है, तो किसका है? उदारवाद और समाजवाद को, उदारवाद और समाजवाद का। आगे है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्यवस्था करता है? तो ये है T.W. कैंट। एक बार मैं थोड़ा सा कोटेशन नया देखिए, वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्यवस्था करता है। तो समाज सेवा की व्यवस्था किसने बोला था? तो T.W. कैंट, ठीक है। ये UPSC 2009 का है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे कल्याणकारी राज्य के। इसमें से देख लीजिए, ये मार्क्सवादी हो गए, उपयोगितावादी हो गए, उदारवादी हो गए। और यहाँ पे ये देखना है, कैंट का लोकहितकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा, भी ऊपर हमने पढ़ा था, वही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, ये वाला। अब डॉक्टर अब्राहम के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। हॉबमैन के अनुसार कल्याणकारी राज्य दो अतिथि में एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित, देखिए आ चुके हैं, व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है, हॉबमैन। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, तो उदारवाद और समाजवाद का। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, किसका है? उदारवाद और समाजवाद का। लोग अनिवार्यता मिश्रण है, ठीक है। बस हो ही क्या आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट।
ये आपको लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए इसमें क्या है, हॉबमैन था ना, अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए कल्याणकारी राज्य वर्तमान में प्रचलित शब्द है। प्रत्येक कल्याणकारी रूप में कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए डब्ल्यू केंट ने कहा है कल्याणकारी वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी समाज सेवा। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हॉबमैन ने लिखा, ऊपर पढ़े, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर दिया गया था क्वेश्चन को। आगे फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो बचा था पार्ट उसको भी कंप्लीट करा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।